देखो तो हम लोग को यहां से बताया जाता है कि एक उपकक्ष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ध्यान रखना है। एक उपकक्ष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है कि यदि कक्ष संख्या समान हो, यदि कक्ष संख्या समान हो, ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम लोग कोई बोलता है यहां से कि एक उपकक्ष, ठीक है, जैसे हम लोग मान लो यहां से लेते हैं डी उपकक्ष, नहीं तो डी उपकक्ष लिए हुए हैं, तो आपको पता है कि डी उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। डी उपकक्ष के लिए हम लोग देखें अगर, तो हम लोग 5 को डिब्बा बनाते हैं। 1 2 3 4 ऐसा बनाते हैं कि नहीं? ठीक है। प्रत्येक डब्बे का नाम है। एक डब्बे को हम लोग बोलते हैं DXY। देखिए पूछना ही भूल गए, ये भी बताना था, ये बताएंगे हम लोगों को। चलो तो बाबू, प्रत्येक डब्बे का नाम हम लिखना भूल गए, हमको खाली दुए को याद है। DXY DYZ, इसका नाम बताओ। DXY DYZ, और क्या होगा इसका नाम बताओ? DX² Y², ये भी सही है, इसको ऊपर लिखते हैं DX² Y²। अब बोलो DZ², ये भी ठीक है। अब बताओ और क्या छूट रहा है? DZX, सही है, बैठो। DZX, ये हम लोग को बताया गया। तो यहां से हम देखें अगर, तो डी उपकक्ष में 5 कक्षक, 5 कक्षक का मतलब 5 डब्बा। प्रत्येक डब्बे का नाम है, पहले डब्बे DXY DYZ DX² Y², DZ² DZX। ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले डब्बे को ही DXY कहेंगे, आप किसी को भी DXY, किसी को भी DYZ, किसी को भी DZX कह सकते हैं, क्योंकि सभी की ऊर्जा क्या है? समान है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर ये तीसरे कक्ष के हम यहाँ 3D लिखे हुए हैं, नहीं तो हम लोग अगर ऊर्जा को कंपेयर करेंगे भाई, अगर ऊर्जा को कंपेयर करेंगे तो ऊर्जा में हम लिखेंगे कि आपका 3DXY बराबर 3DYZ बराबर 3ZX बराबर 3DX² Y² और बराबर 3DZ²। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? इन सभी की ऊर्जा क्या है? समान है। ध्यान रखना है, इन कक्षकों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन कक्षकों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब कक्षक, डीजेनरेट कक्षक कहते हैं। जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? डीजेनरेट कक्षक। याद रहे, कक्ष संख्या ध्यान दो, सब में सेम है, 3 3 3 3 3। कक्ष संख्या सब में क्या है? समान है। अब ऐसा मत लिख देना कि अगर कोई तुमको दे दे कि बाबू देखो 3DXY दिया हुआ है, नहीं, और 4DYZ दिया हुआ है, तो क्या इनकी ऊर्जा बराबर होगी? नहीं, क्योंकि यहां पर कक्ष संख्या 3 है और यहां पर कक्ष संख्या कितना है? 4 है। तो कक्ष संख्या अगर अलग अलग होगी तो कभी भी इनकी ऊर्जा समान नहीं होगी। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसमें दिक्कत है? ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलो, वीडियो भेजा गया था, कल क्लास का भेजा गया था ना? तो वीडियो भेजा जाता है और PDF भी भेजा जाता है, तो प्लीज आप नोट जरूर करते होंगे, नहीं याद जरूर करके आइएगा, ताकि हम रोज पूछेंगे, बुझा जाइए। और नहीं बताइएगा नहीं तो आपका हाथ तो ऐसे मजबूत है ही, क्या होगा? 2 छड़ी मारेंगे और क्या होगा? हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है।
चलिए, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम आप नहीं बताइएगा तो शरीफ खा लीजिएगा, कभी 2 शरीर से बेसी पीएगा तो वही भाग खा लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अभी आप लोग स्ट्रांग हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम लोग देखें अगर तो लिखा होता है कि 2D संभव है या नहीं, संभव है या नहीं, कारण बताएं। एक ऐसा क्वेश्चन है, संभव है या नहीं, कारण के साथ बताएं। एक हम लोग क्वेश्चन दिया यहां से, ध्यान रखना है, 2D संभव है या नहीं, कारण के साथ बताएं। तो इसका आंसर हम लोग को बताना है, तो सबसे पहले तो पूछा जाए कि भाई 2D संभव है या नहीं। चलिए सर, आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए ना, बोलिए 2D, ऐसा 2D लिखना सही है कि गलत है, क्यों गलत है? तो कहीं ने का हो जाता है, का है, ठीक से बताइए। चलिए बगल में देखिए, वो बताने के लिए बेचैन है, बताइए सर, 2D लिखना गलत है कि सही है? गलत है, क्यों गलत है? चलिए नहीं बता पाए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बताइए सर, 2D लिखना सही है कि गलत है? गलत है, क्यों? डी जो है वो तीसरे कक्ष से स्टार्ट होता है, ये एक सही आंसर है। हम पूरा आंसर नहीं दे पाए, कुछ तो बताना होगा ना। पहले कक्ष में सिर्फ उतनी जगह होती है कि उसमें एस उपकक्ष रह सके, दूसरे कक्ष में एस और पी, और तीसरे कक्ष में एस, पी और डी होता है। नहीं तो हमको पहला जवाब ये आना चाहिए था, नहीं पहला जवाब ये आना चाहिए था कि सर दूसरा कक्ष में तो सिर्फ एस और पी होता है। आप आंसर लिखते तो उस आंसर में आपको ये बताना होगा भाई कि जो दूसरा कक्ष होता है हम लोग का, सेकेंड कक्ष जो होता है, इस सेकेंड कक्ष में हम लोगों को कितने होते हैं? 2 उपकक्ष होते हैं, एक आपका होता है एस और एक होता है पी। नहीं तो सर एस और पी होता है तो हम लोग 2s लिख सकते हैं, हम लोग सर 2p भी लिख सकते हैं, नहीं लेकिन सर 2d जो है वो लिखना क्या है? तो इतना तो हम बता सकते हैं। पहला काहे आप लोग नहीं बता पाए? नहीं पहला चीज तो बताते हैं ना, कॉमन सी चीज है। नहीं कि सर सेकेंड कक्ष में 2 उपकक्ष होता है एस और पी, इसलिए 2s और 2p लिखना जो है ये सही है, ये सही है, लेकिन 2d लिखना गलत है। बैठिए, एक बात है। अब हम आते हैं अपने सही तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते। नहीं तो हमको लिखना होता तो हम यहां से लिखते भाई, हमको देखा जाए तो उपकक्ष के बारे में जानकारी कौन दिया था? एजुमुथल समरफील्ड ने, और वो कौन देता है? एजुमुथल क्वांटम नंबर। तो हम ऐसा लिख सकते थे कि अकॉर्डिंग टू एजुमुथल क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू एजुमुथल क्वांटम नंबर, ध्यान रखना है। एजुमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एजुमुथल क्वांटम नंबर कहता है कि n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए l का मान, ठीक है, n बराबर 2 के लिए l का मान, तो l का फॉर्मूला बताया गया था 0 से n-1। नहीं तो n बराबर 2 के लिए l का मान 0 से n-1, तो n का मान 2, तो 2 - 1। नहीं यानी कि हम फिर से लिखें तो हम ऐसा लिखे क्या कि n बराबर 2 के लिए l का मान 0 से 1, तो 0 से 1 का मतलब हुआ 0 और 1। नहीं तो 0 और 1 कितना मान आ गया? 2 मान आया, तो 2 मान आया, इसका मतलब कितना उपकक्ष? 2 उपकक्ष। अब 2 उपकक्ष में कौन कौन सा उपकक्ष? दिक्कत है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर देते। हमसे वो बोलता कि भाई 2D संभव नहीं है, कारण के साथ समझाएं। नहीं 2D संभव है या नहीं है, कारण के साथ समझाएं। तो हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू एजुमुथल क्वांटम नंबर, द्विघातीय क्वांटम संख्या के अनुसार। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि n बराबर 2 के लिए, सेकेंड कक्ष है ना भाई, ये 2 क्या है? सेकेंड कक्ष। तो n बराबर 2 यानी सेकेंड कक्ष के लिए l का मान
तो बताया गया है 0 से n-1, तो 0 से n का मान कितना है 2, तो 2 - 1, तो 0 से 1 यानी 0 और 1। तो n बराबर 2 के लिए l का 2 मान आया, तो 2 मान का मतलब 2 उपकक्ष हुआ, 2 उपकक्ष का मतलब एक s होगा और एक p होगा। नहीं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड कक्ष में s तथा p उपकक्ष ही संभव है, p उपकक्ष ही संभव है, ध्यान रखना है। इसलिए 2D संभव नहीं है। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर ढंग से लिखने का। बस में रहे तो इसको हम लोग ढंग से लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे फर्स्ट बार कोई पूछता है भाई, तो इतना तो आपको बताने आना चाहिए। नहीं, साफा नामे खराब कर लीजिएगा, नहीं अपना नाम डुबाइएगा ही, साथ साथ मास्टर साहब का नाम डुबा दीजिएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ाए है ना, वहां नहीं होता है पढ़ाई। बस समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो। तो एक ये हम लोग का आता है 2D संभव है या नहीं, कारण के साथ बताएं। चलो, एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? पढ़ने वाले कोई एक विद्यार्थी देखिए है, ऐसा थोड़े है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी क्लास में नहीं है। देखिए, बुक लेके आना चाहिए, तभी तो हम लोग को पता चलेगा। खाली पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो बना नहीं रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए। क्वांटम नंबर पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। इसको मिटा सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 29 है। पेज नंबर आप लिख सकते हैं 70, यहां पर पेज नंबर 70। यहां पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन। अगर हम लिखें थोड़ा सा, तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि एसपीडी, ठीक है, संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों को बताइए। निम्नलिखित संख्या वाले कक्षकों को बताइए। यही क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब चलो समझते हैं। पहला जो दिया हुआ है, ध्यान समझो, तो पहला दिया हुआ है n बराबर 1 और l बराबर 0। अब जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। नहीं, n बराबर 1 और l बराबर 0 दिया हुआ है। नहीं, तो अब बताएंगे ये हमको फिर से। देखिए सर, n का मान 1 दिया है, l का मान 0 दिया हुआ है। तो n का मान 1 यानी कौन सा कक्ष है? k है, सही है। यानी पहला कक्ष, और पहला कक्ष को k कहते हैं, सही है। तो हम लोग यहां से आप इसका आंसर बोलेंगे भाई पहला कक्ष है, सर इसको k से दर्शाते हैं, सही है, ठीक है। l बराबर 0 है, तो कौन सा उपकक्ष? s, बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग का बत्ती जल रहा है? नहीं, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि ये n बराबर 1 मतलब k है, और l बराबर 0 का मतलब s उपकक्ष है। यानी इसको हम चाहें तो 1s लिख सकते हैं ना? दिक्कत है? तो यही हमको लिखना है। आसान है क्वेश्चन कि भारी है? आसान है, बैठिए। ऐसे ही हम लोग को देखा जाए तो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी। हम लोग देखें अगर, तो बी में हम लोग को यहां से दिया हुआ है, देखो तो बी में दिया हुआ है n बराबर 3। अब जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। और दिया हुआ है l बराबर यहां पे 1। चलो बाबू तुम बताओ फिर से, n बराबर 3 है, l का मान 1, बताओ। n का मान 3 यानी कौन सा है ये? m, सही है। और l बराबर 1 कौन सा उपकक्ष? p, सही है। अब यानी कि ये कौन सा हुआ? क्या लिखे यहां पर? 3p। क्या लिखेंगे? 3p। बैठो, दिक्कत है तो इस तरह से बता सकते हैं कि नहीं?
बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं तो इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। तो आपका होमवर्क हो गया कि क्वेश्चन नंबर 29 जो इसमें बाकी बचे हुए हैं उनको आपको बनाना है। ठीक है, बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 अपना होमवर्क में लिख लीजिए, कॉपी कल चेक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या किया है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 में पहला दिया हुआ है ए। अब ए में देखें अगर तो यहां लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, n बराबर 0, फिर लिखा हुआ है l बराबर 0, फिर हम लोग को लिखा हुआ है m बराबर 0, और फिर लिखा हुआ है ms बराबर, तो उससे हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम स्पिन क्वाड्रेंट नहीं पढ़े, हम तीन चीज लिखे हैं, n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0। आपको बताना है कि कौन सा मान संभव है और नहीं है, कौन सा मान, कौन सा मान संभव है। चलिए सिंपल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें। अब ये जो मान हम लोग को लिखा हुआ है उसको बताएंगे। सोना नहीं है, सोने के लिए घरे न जाएंगे, यहीं पर उलटना शुरू कर देते हैं। मौसम ठंडा है, हमको भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि अब लगे क्लास में उलटने, बस मेरा है। चलिए बोलिए सर, आप बताइए तो। n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, ये क्वांटम संख्या का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वांटम संख्या का वैल्यू संभव है या नहीं है। l का मान जो 0 है वो तो संभव है, लेकिन n का मान 0 है ये संभव नहीं है। सही है, ध्यान रखना। यानी यह जो क्वांटम संख्या हम लोग लिखे, यह क्वांटम संख्या लिखना क्या है, गलत है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि n का मान 0 हो गया, यानी कक्षीय उपस्थित नहीं है परमाणु के पास, तो ये संभव नहीं है। अगर परमाणु है तो परमाणु के पास कक्ष जरूर होगा, और n दिखाता है कक्ष संख्या को, यह बताता है उपकक्ष को, यह बताता है कक्षक को। ठीक है, सही है। तो आप ये बता दिए, यानी ये जो संभव नहीं है। चलो हम दूसरा कोई लिख के देखते हैं इसमें। अगर दूसरा लिखते हैं बी वाला, अब इसको देखते हैं। बी में लिखा हुआ है n बराबर 1, l बराबर 0 और m बराबर 0, ये हम लोग को लिखा हुआ है। अब बताएंगे, बैठिए आप, ये बताएंगे हम लोग को, ये संभव है। देखते हैं। अच्छा, n का मान 1 यानी कि पहला कक्ष, ठीक है। l बराबर 0 यानी पहले कक्ष के लिए l का मान 0 हो सकता है। पहले कक्ष के लिए थोड़ा बताइए तो, पहले कक्ष के लिए l का क्या क्या मान होता है, पहले कक्ष के लिए l का क्या क्या मान होता है, सिर्फ 0 होता है, तो वही 0 हम लोग को दिया है। और l बराबर 0 के लिए क्या m का मान 0 हो सकता है, कैसे हो सकता है ये बताइए थोड़ा। हाँ, मतलब -0 से +0, तो सर 0 ही ना होगा, तो इसलिए m का मान 0 दिया है, यानी कि क्या है, सही है। ठीक है, आराम से बताना है। आप जितना ही आराम से बताइएगा उतना ही किसी और को भी आराम से बता पाइएगा। कभी हम लोग को घबरा के नहीं बताना है, आराम से बताना है। सर n का मान 1 है, तो l का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 0 से n-1, ऐसे बोलेंगे तो आउट बन जाएगा। नहीं, n बराबर 0 के लिए l का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं 0 से n-1, तो आप सर मान निकालो 0 आएगा। और m का फॉर्मूला है -l से +l, तो सर 0 है तो -0 से +0 आएगा, तो m का मान 0 आ गया है, तो एकदम सही है। इसलिए क्वांटम संख्या सही है। गलत है, होगा बेचैनी तुमको। अब यहां c दिया गया है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है n बराबर 1, फिर लिखा हुआ है l बराबर 1, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, और m बराबर 0, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका मान हम लोग को बताएंगे। चलिए सर, नहीं खड़ा होइए, हाँ व्हाइट, बताइए। ये संभव नहीं है, काहे, n का मान 1 है, तो l का मान 1 हो सकता है, क्या दिक्कत है, 0 होगा, सही है। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो l का मान 0 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। तो अगर n बराबर 1 है तो l का मान यहां 0 होना चाहिए था, जो कि 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह क्वांटम संख्या क्या है, गलत है।
बैठिए। चलिए दूसरा देखते हैं, डी। हम लोग को देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है n बराबर 2, हम लोग को दिया है l बराबर 1 और m बराबर 0। अब जिसे पूछते हैं वो बताएंगे हम लोग को। चलिए सर, देखिए तो ये क्वांटम संख्या जो लिखा गया है वो सही है कि गलत है? सही है। कैसे कैसे सही हमको बताइए। n बराबर 2 है तो l का क्या क्या मान हो सकता है? 0 और 1। सही है। तो 0 और 1 में से अगर एक भी मान दे दिया तो सही है। बस मेरा है, केयर करना है। अब ये नहीं कि सर n बराबर 2 के लिए तो l का 2 मान होता है, 0 और 1, तो यहां तो सर सिर्फ 1 दिया हुआ है। नहीं, तो दोनों में से कोई भी एक मान दे दिया तो सही है। नहीं, अगर यहां पर n बराबर 2 के लिए l का मान 2 दे देता तब वो सही नहीं होता। नहीं, अगर n बराबर 2 के लिए, देखो n बराबर 2 के लिए अगर हमको l का मान 0 भी दे देता तो भी ये सही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हाँ सर ये समझ में हमको आ गया। अब यहां से आप बताइए कि यहां पर l बराबर 1 है और n का मान 0 दिया है, सही है? सही है। चलिए, l बराबर 1 के लिए m का क्या क्या मान हो सकता है? -1, 0 और +1। नहीं, तो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई एक मान है? हाँ है, यानी कि ये सही है। नहीं, यहां से हम लोग को एक क्लियर करना है। देख लो भाई, बाबू बैठो तुम। हम लोग ध्यान दें, n बराबर 2 के लिए l का मान 0 और 1 होता है। ठीक है, क्लियर करना है। l बराबर 1 अगर दिया हुआ है तो l बराबर 1 के लिए n का मान -1, 0 और +1, ये 3 मान होता है। इन तीनों में से कोई अगर एक मान भी दे दिया यानी क्वांटम नंबर का सेट क्या है? सही है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो अपना रोकते चलेंगे, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है यहां पर, इसको हटाएं। देखो तो हम लोग को यहां दिया हुआ है n बराबर 3, फिर दिया हुआ है l बराबर 3 और m बराबर दिया हुआ है -3। ऐसा हम लोग को दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग को ये बताएंगे, बताइए तो। गलत है, कैसे? अगर n का मान 3 है तो l का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 होना चाहिए, l का मान 3 दे दिया है, यहीं पे गलत हो गया। दिक्कत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आप लोग बना सकते हैं, इसमें दिक्कत है। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन नंबर 24 इसका दिया हुआ है, थोड़ा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। लिखा हुआ है, अगर हमको बोल रहा है कि जी कक्षक या जी उपकक्ष दिया हुआ है, मान लो अब क्या दिया हुआ है? जी उपकक्ष। तो जी उपकक्ष के लिए n का न्यूनतम मान बताना है। जी उपकक्ष के लिए n का न्यूनतम मान बताना है। नहीं, तो ये देखिए हम लोग कोई बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी? हाँ सर आप बताइए, बोलिए। जी उपकक्ष के लिए n का न्यूनतम मान बताना है। भाई कुछ हाथ हो देना है। पहला कक्ष में जी उपकक्ष होता है? हाँ सर आप बताना चाहते हैं? 4 होगा। चलिए, व्हाइट टी शर्ट बताना चाहते थे, हैं? 4 होगा। चलिए आप बताइए, चौथा कक्ष में कौन कौन सा उपकक्ष होता है? उनको बताया दीजिए, चौथा कक्ष में कौन कौन सा उपकक्ष होता है? बोलो। हाँ, चौथा कक्ष में कौन कौन सा उपकक्ष होता है, बताओ। है 5s। एस क्यों बोल रहे हैं भाई? एस, पी, डी और एफ। एफ में सस्पिशन है?
एफ होगा कि नहीं होगा चौथा में? होगा। एसपीडीएफ, तो एसपीडीएफ होता है, तो एन का मान आप 4 बोले हैं, तो चौथा कक्ष में जी होता है, तो जबरदस्ती का है 4 बोल रहे हैं? 5, तो खाली 5 बोलना है। आप 5 एस का है बोल रहे हैं, यहां पर आपको एन का मान बताना है, एन का मान। तो एन का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ऐसे बोला जाता है, या KLMNOPQ। ठीक है, बैठिए। तो आपको बताना है कि जो जी उपकक्ष है, नहीं उसके लिए एन का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप जानते हैं पहला कक्ष में खाली एस होता है, दूसरा कक्ष में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। तो ये पांचवा से ना शुरू हुआ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। बुझा रहा है? नहीं तो कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। जी उपकक्ष के लिए एन का न्यूनतम मान, अब एन का मान तो 6 में होता है, क्योंकि 6 में भी आता है एस पी डी एफ जी और एच, लेकिन न्यूनतम मान बताना है, यानी सबसे कम मान। तो 5 और 6 में न्यूनतम मान कौन है? 5। जी उपकक्ष जो है वो 5वां में भी पाया जाता है, 6ठा में भी पाया जाता है और 7वां में भी पाया जाता है, लेकिन न्यूनतम मान कौन होगा? 5। 7वां हो जाएगा। बताइए, आप लोग तेज आदमी हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दिया जाए, लिखा हुआ है 3D, 3D और लिखा हुआ है NLM। चलिए 3D लिखा हुआ है, इसके लिए आपको n का मान बताना है, l का मान बताना है और m का मान बताना है। बताइए क्या क्या होगा। बाकी लोग मत बोलिए, मुंह बंद कीजिए, ना तो अगर हमको आवाज सुनाई दिया तो पिटा जाइएगा। बोलिए, पहले यहां n का मान कितना लिखे? 8 10 12 कितना होगा? ये ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं। 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है कि 13 हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, तो ABCD। बोलिए, देखिए आपको दिखाई इसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए बगल में उठाइए, बोलिए जी इसमें n का मान क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, सही है। l का मान 20 25 30 में से, बोलिए 20 25। n का मान 8 हो सकता है, तो l का मान 20 25 30 होगा, ज्यादा होता है। बताइए 25 होगा, सही है। और m का मान 50 100 या 150, इन्हें बताइए क्या होगा? नहीं पता है, बैठिए। चलिए सर आप भी बैठिए, बोलिए सर इसमें n का मान कितना होगा? 3, सामने लिखा हुआ है, यही कक्ष संख्या को दिखाता है, और n का मतलब होता है कक्ष संख्या। नहीं तो अगर 3 लिखा हुआ है तो कक्ष संख्या का मान 3। d के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है, बिल्कुल सही है। और इसके लिए m का वैल्यू क्या रखें? कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं, बस में आ रहा है, कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं आप। -2 से +2 में कोई एक वैल्यू, नहीं हम 0 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। दिक्कत है? बैठिए, बताइए। इसका मान 8 होगा, इसका मान 25 होगा, इसका मान पता नहीं है, ऐसे होगा कहीं? सामने सब लिखल है, सामने लिखल में नहीं पकड़ा रहा है, कैसे क्या होगा? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाइया जो हम पढ़ा रहे हैं वो बुझा रहा है? ये क्वेश्चन जो है ना बनना चाहिए, हम पढ़ाएं या क्वेश्चन नहीं बने तो पढ़ाना सब बेकार है। बस में रहे, हम पढ़ाएं और बुक का सब क्वेश्चन बन जाए तभी तो पढ़ाई का मजा है। ध्यान रखिएगा। अब पढ़ा दिए सब, परमाणु से पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, क्वेश्चन से नहीं बनता है तो पढ़ने का फायदा क्या है भाई? क्वेश्चन का मतलब है ना, किसी भी बुक का क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको किसी भी बुक का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है? जितना भी आप, अगर आप मन से पढ़ते हैं, हम लोग शुरू में देखें
जितना भी एनर्जी पर पढ़े थे हम लोग, बोर का फॉर्मूला पढ़े थे, तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला पढ़े थे, सब पे क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं। समझो कितना दिन से एटॉमिक्स पढ़ रहे हैं? लगभग 2 महीना होने वाला है। नहीं तो 2 महीना से परमाणु संख्या चल रहा है, अब जाके खत्म होने वाला है बस में, तो वो भी लगेगा 1 हफ्ता नहीं, यानी अब लास्ट चल रहा है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन बनाते हुए आए भाई, तो क्वेश्चन बनाते हुए आएंगे तो जो लोग मन से पढ़ते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, उनसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी का बनेगा, आप किसी भी बुक से बनाओगे आपसे सवाल बनेगा। कुछ क्वेश्चन फंसना लाजमी है, वो आपसे भी फंस सकता है, हमसे भी फंस सकता है, लेकिन मैक्सिमम बनना चाहिए। नहीं, लेकिन क्वेश्चन है, फंसेगा तो उसका उपाय है, बनेगा जरूर। बस समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आपका बने। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को दिए गए थे, आसान आसान क्वेश्चन था, वो आपको हम बनवा दिए। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, थोड़ा पहले ही छोड़ रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर यानी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ये लास्ट क्वांटम संख्या बच गया है। इसके बाद हम लोग का अभी और भी टॉपिक है, जिसमें आप ऊर्जा का नियम पढ़िएगा, आप बहुत सिद्धांत, हुंड नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत सारा टॉपिक अभी है जो पढ़ेंगे हम। ले लो बाबू, किसा कॉपी है दे दो। हाँ, पीडीएफ भेज देंगे, सेव कर देते हैं। इसका पीडीएफ और वीडियो दोनों भेज देंगे, आपको मिल जाएगा।